चलो डिस्कस करता है नया चैप्टर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी तक हमने रिटायरमेंट तक खत्म कर लिया, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, बताओ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? क्या? लिटरली ले लिया तुम लोग तो। मैंने रिटायरमेंट में तो जिंदा है भैया, खाली छोड़ के जा रहे हो, डेथ में तो ऊपर सिधार गया। यस, डेथ अनप्लान्ड होता है, प्लानिंग करके नहीं मारा जाता है कि पार्टनर मर रहा है उसको बोलेंगे भाई रुक ना प्लीज, एक काम कर 1 अप्रैल को मर जा ताकि हिसाब करने में इजी होगा, या फिर 31 मार्च को मर जा। बट ऐसा नहीं होता। डेथ ऑफ ए पार्टनर में क्या होगा, इट्स अनप्लान। तो यानी डेथ के केस में पार्टनर तो मर गया, तो अब हम लोग को क्या करना है, उसका फाइनल कैपिटल बैलेंस निकालना है। सबसे पहले क्या करना था, कैलकुलेट फाइनल कैपिटल बैलेंस ऑफ, जो पार्टनर मर जाता है उसको हम बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर, calculate final capital balance of deceased partner on the date of death। अब ये फाइनल कैपिटल बैलेंस निकलेगा कैसे? क्या क्या मिलेगा उसको? यस, पहला बात है, रिटायरमेंट में तो क्या होता था, आप उसी पार्टनर को पे करते थे या उसी पार्टनर के अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर देते थे। बट डेथ के केस में ऐसा नहीं होता, कभी भी हम डिसीज्ड पार्टनर को नहीं पे कर सकते। डिसीज्ड पार्टनर का जो भी बैलेंस निकलेगा, इट विल बी फर्स्ट ट्रांसफर टू हीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। उसके पीछे में जो आएगा, जो भी उसका बीवी बच्चा माँ बाप जो भी रहेगा, जो आके हमसे पैसा मांगेगा या फिर जिसको हम पैसा देंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर इफ इमीडिएटली पे कर दिया तो पे हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज लोन, एग्जीक्यूटर लोन इन द फॉर्म। आई बात समझ में? तो फाइनल कैपिटल बैलेंस, इसको क्या क्या मिलेगा? कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। फिर accumulated profit reserves and losses, उसके हिस्से का उसका प्रॉफिट रिजर्व मिलेगा। इफ कोई लॉसेस है तो उसको बियर करना पड़ेगा, राइट। इफ बैलेंस शीट में परचेज गुडविल है तो वो भी उसमें राइट ऑफ होगा। क्लियर है? उसके बाद अपन क्या करते हैं, अब कोई पार्टनर जा रहा है तो बचा हुआ पार्टनर तो फर्म कंटिन्यू करेंगे, यानी फिर से रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो जाएगा। तो रिकंस्टिट्यूशन होगा तो हमें रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, वो मिलेगा उसको। और शेयर इन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि अपन गेनर टू सैक्रिफाइसर करते ही है। और बताइए, शेयर इन
अब यहाँ पे सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं होगा, पूरा पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। सम एश्योर्ड जितना था, क्योंकि मर गया ना तो पूरा ही पैसा मिलेगा। तो शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हाँ हाँ, तो बियर भी तो वैसे ही किया था ना, प्रीमियम प्लानिंग करके मार देगा तुम लोग को लग रहा है। शेयर इन सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सिर्फ उसकी सेपरेट लाइफ पॉलिसी का शेयर मिलेगा या क्या होगा? बाकी और पार्टनर्स का सरेंडर वैल्यू का शेयर भी मिलेगा। शेयर इन सरेंडर वैल्यू ऑफ अदर पार्टनर्स, बाकी का तो कंटिन्यू रहेगा। यदि सेपरेट लाइफ पॉलिसी में तो यही होगा ना। आईओसी टिल द डेट ऑफ डेथ, हाँ सेपरेट लाइफ पॉलिसी में तो पूरा ही पैसा लिया ना हमने उसका, और उसके बाद वो जो सरेंडर वैल्यू भी पार्टनर्स देगा उसको। माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कुछ भैया ये जो आईओसी ड्राइंग आईओडी है, ये तो उसमें रहेगा बैलेंस शीट का जो कैपिटल है उसमें, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट कौन सी डेट पे बनता है? बैलेंस शीट तो ईयर एंड पे बनता है 31 मार्च को, और सपोज डेट हुआ है 1 जुलाई को, डेथ हुआ है 1 जुलाई को, तब अप्रैल मई जून जुलाई, इसके बीच में यदि उसने कोई ड्राइंग्स किया है, इंटरेस्ट बनता है उसका, तो वो सब तो देना पड़ेगा ना। 3-4 महीना जितने दिन उसने हमारे साथ काम किया उतने महीने का इंटरेस्ट हम उसको देंगे, और यदि कोई ड्राइंग किया तो इंटरेस्ट लेंगे भी ना। मतलब जैसे रिटायरमेंट तो फिक्स है कि 31 को ही होगा। रिटायरमेंट प्लान्ड होता है, या तो हम उसको बोलते हैं तुम 31 तारीख को छोड़ के जाओ या 1 तारीख को छोड़ के जाओ, तब ये सब कोई काम नहीं आता है। वेयर इज डेथ में तो कैसे बोल सकते हैं भाई, वो वेंटिलेटर में भाई प्लीज खींच, जैसे खींच सकता है खींच, थोड़े दिन और खींच, ईयर एंड होने ही वाला है तो हिसाब करने में इजी होगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। और क्या मिलेगा? अगर लोन सैलरी, सपोज 1 अप्रैल को धंधा चालू हुआ, आई मीन ईयर स्टार्ट हुआ, उसका डेथ हुआ 30 जून को। यस, अरे अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में बिजनेस ने कुछ तो धंधा किया होगा, उसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ तो हुआ होगा, तो उस प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा में भी तो इसको मिलेगा ना। आई बात समझ में? वो इंटरिम डिविडेंड अलग होता है। शेयर इन प्रॉफिट till the date of death, तो नया सीखना क्या है फिर डेथ में? बाकी तो सारा सीख चुके हो तुम, जो बाकी चैप्टर्स में करते आए वही करेंगे। साल का बीच में वो जाए और ऐसा कुछ है तो हम लोग को उसको आईओसी इस पर करना ही चाहिए। साल का बीच में रिटायर होगा तो फिर सारा कहानी होगा जो डेथ के केस में हो, एवरीथिंग। पर साल के बीच में होते ही नहीं, होता नहीं, क्वेश्चन बनाना चाहो तो बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाना चाहो तो बना सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। किसी का एकदम बुद्धि खराब होने आज ही छोड़ेगा मैं धंधा, क्या करेगा, उपाय नहीं है,
छोड़ेगा तो छोड़ भाई, हिसाब कर देते तेरा, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा बट उपाय नहीं है, अब छोड़ के जा रहा है तो छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो वो पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल डेथ के केस में यही होना है। बस ध्यान क्या रखना है, आप डिसीज्ड पार्टनर को कभी पे नहीं करोगे, क्या करोगे, पहले एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करोगे, फिर एग्जीक्यूटर को पे करोगे या फिर एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर कर दोगे। आई बात समझ में? एग्जीक्यूटर मतलब पीछे का फैमिली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, distribution of share in profit till the date of death, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग करने में गलती करते हैं। दो सिनेरियो बनता है यहाँ पे, कौन सा बोलो भाई, तुम लोग 12th पास होके आए हो। अकाउंटिंग एंट्रीज दो अलग अलग होता है प्रॉफिट बांटने का, एक P&L सस्पेंस यूज करते हो, एक गेनर टू सैक्रिफाइजर होता है। भूल गए? हम लोग वो नहीं बनाता, हम लोग P&L नहीं बनाते हैं। P&L तो बनेगा ही नहीं, पहला बात तो ये है क्योंकि बीच में ही मर रहा है, और P&L बनता है ईयर एंड में, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कभी यूज कर ही नहीं सकते, राइट। उसकी जगह हम यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट बांटने के लिए, ठीक है। अब कब यूज करते हैं और कब नहीं यूज करते, देखो यहाँ पे दो केस है। पहला है when old ratio of remaining partner is the new ratio। जैसे सपोज 3:2:1 था, ए बी और सी का 3:2:1 है, ए मर गया और फ्यूचर रेशियो बिटवीन बी एंड सी रहेगा 2:1, यानी जैसे ओल्ड था वही न्यू है ना। उस कंडीशन में क्या होता है, कोई झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस का कुछ भी होगा वो पार्टनर बियर करेंगे, और अब ए चला गया तो कौन बियर करेंगे, बी और सी। बी और सी पहले भी 2:1 में बियर कर रहे थे, फ्यूचर में भी 2:1 में बियर करेंगे, यानी बी और सी में कोई झगड़ा नहीं होने वाला फ्यूचर में। तो तब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस suspense account debit to deceased partner capital account। when old ratio is not the new ratio, तब तो फ्यूचर में झगड़ा होगा, क्योंकि ये जो हम प्रॉफिट बांट रहे हैं टिल द डेट ऑफ डेथ का बांट रहे हैं, उसके बाद का प्रॉफिट तो कुछ और रेशियो में जा रहा होगा ना, राइट। तब झगड़ा होगा, तब हमेशा हम क्या करेंगे, गेनर टू सैक्रिफाइजर। यहां सैक्रिफाइजर कौन होगा, जो पार्टनर मर रहा है, मर गया, अरे वही तो अपना शेयर सैक्रिफाइस करके फॉर्म में छोड़ के जा रहा है, अब उसका हिस्सा कोई ना कोई पार्टनर तो ले ही रहा होगा। अरे 3:2:1 था, एक पार्टनर चला गया 3 वाला, तो उसका जो 3 का शेयर था वो कोई तो लेगा बी और सी में से, जो लेगा वही गेनर बन जाएगा। इज इट क्लियर? और सैक्रिफाइजर कौन रहेगा, डिसीज पार्टनर जिसका डेथ हुआ है। समझ में आया? प्रॉफिट बांटने का दो ही एंट्री होता है, तो आपको क्वेश्चन में अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है क्या। इफ यस तो हमेशा प्रॉफिट कैसे बांटोगे, P&L सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन इफ ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं है तब क्या करोगे, हमेशा गेनर टू सैक्रिफाइजर करोगे, और नहीं किया तो मार्क्स कट जाएगा।
केसेस में वो मरा उसी दिन तो हम लोग अपना बुक सेटल कर देते हैं। बुक सेटल नहीं करता, सिर्फ हम उसके हिस्से का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। एक्चुअल प्रॉफिट का सेटलमेंट ईयर एंड में जाके होगा, और जब ईयर एंड में जाके होगा वो तो उस टाइम जो रेशियो उस रेशियो में होगा ना। तो उस टाइम तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी होगा, मतलब अगर फॉर एग्जांपल वो 6 महीने के पीछे मरा 6 महीना में मरा, उस टाइम प्रॉफिट था 10,000, ठीक है। देखो चलो तुम्हारे थॉट्स को क्लियर किया जाए। टू 1 1 है रेशियो, ठीक है। ये है 6 महीने तक साथ में काम किया, यहां ए का डेथ हो गया सपोज, ठीक है। यहां तक हमने अर्न किया 50,000 सपोज, 50 नहीं लेता हूं, 80,000, ठीक है। अब ए का हिस्सा कितना बनता है इसमें? 40। ए का शेयर बनता है 80 इंटू 2/4, 40,000, ठीक है। फ्यूचर में अब ए के जाने के बाद बी और सी जो है उनका रेशियो रहेगा 1:1, तब तो कोई झगड़ा ही नहीं होने वाला, ठीक है। अब हमने एक्चुअल में क्या बाकी पार्टनर को अभी प्रॉफिट दिया है क्या? सिर्फ ए को सेटल डाउन किया, एक अकाउंट बनाया हमने, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 40,000, ठीक है। रिमेनिंग 6 मंथ्स में हमारा प्रॉफिट हुआ 1,60,000। तो इस डेट में 31 मार्च को मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है? 2,40,000। अरे ईयर एंड में जब P&L बनेगा तो उसमें तो पहले 6 महीना का प्रॉफिट भी तो आएगा, तो 2,40,000 है। ये किस में बटेगा? अब इस 2,40,000 तो P&L का बैलेंस है, जिसमें P&L सस्पेंस का एंट्री कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि P&L सस्पेंस को क्लोज भी तो करना पड़ेगा। क्लोज करोगे तो आप यहां पे एंट्री क्या करोगे? P&L अकाउंट डेबिट सस्पेंस 40,000, राइट। प्रॉफिट कितना आ गया? बच गया 2 लाख। ये बांट देंगे हम किस में? ठीक है, 1 लाख 1 लाख। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये तो तब जब ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो। अब देखो जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं होता है तब क्या कहानी होता है? तब कहानी गड़बड़ा जाता है। कैसे गड़बड़ाएगा देखो, सेम स्टोरी बट फ्यूचर रेशियो बिटवीन बी एंड सी हो गया सपोज 3:2। फ्यूचर रेशियो क्या है? 3:2, ठीक है जी। मरने के बाद ना, हाँ, मरने के बाद 3:2 रहेगा। अब ईयर एंड में सपोज तुमने क्या किया, P&L सस्पेंस ही एंट्री करके रखा था, तो ईयर एंड में हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख ही होगा। अब तुम जब ये प्रॉफिट को बांटोगी तो बी में कितना जाएगा और सी में कितना जाएगा? 1,20,000 और 80,000। बताओ धोखा हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। अब ईयर एंड में बाइफर्केशन थोड़ी होगा मेरे पास में कि पहले 6 महीने का पहले अलग करूं फिर रिमेनिंग 6 मंथ्स को 3:2 में बांटू, ऐसे नहीं पॉसिबल है। वो जो उस टाइम रेशियो होता है उसी रेशियो में फटाफट हम बांट देते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, आज ही। अब देखो लॉजिकली क्या होना चाहिए था, 80,000 में से 40,000 दे दिया हमने, बचा 40,000। ये 40,000 बी और सी में 20-20 करके जाना चाहिए था, राइट। फिर मेरे को रिमेनिंग 6 मंथ्स का प्रॉफिट है, ये 3:2 में जाना चाहिए ना। यानी प्रैक्टिकली सी को टोटल कितना मिलना चाहिए 1,04,000 और इसको 1,16,000। ये प्रैक्टिकली लॉजिकल था, लेकिन अभी मिल कितना रहा है? 4,000 इसको ज्यादा मिल रहा है और 4,000 इसको कम मिल रहा है ना। इसीलिए मैंने बोला गेनर टू सैक्रिफाइजर करने के लिए।
आई बात समझ में? इसीलिए गेनर टू सैक्रिफाइसर होगा। क्लियर है कंसेप्ट? कि जब भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं होता है तब आप क्या करोगे, ऑन द डेट ऑफ डेथ जो भी प्रॉफिट बांट रहे हो डिसीज पार्टनर को, कैसे बांटोगे? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन if ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो है तब प्रॉब्लम नहीं है, झगड़ा ही नहीं होगा तब तुम्हारा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? इफ ये दिक्कत नहीं है तो दिक्कत ये है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे पहले बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितने मंथ्स या डेज करंट ईयर में डिसीज पार्टनर ने हमारे साथ बिजनेस किया है, उतने मंथ्स या डेज का पहले बिजनेस का प्रॉफिट निकालोगे तभी तो उसके हिस्से का प्रॉफिट निकलेगा, राइट? और उसको निकालने का भी दो तरीका है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म गेनर सैक्रिफाइसर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो सब में नहीं होगा क्या? वो सब नहीं होगा ना? जो रिटायर्ड जो जिसका डेथ हो रहा है उसको तो उसी दिन हाँ मिल जाएगा, सेटल तो कर ही देगा। हाँ। Calculation of profit of the firm till the date of death of a deceased partner. अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जैसे कि सपोज पिछले साल, देखो ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं, ये 23, 24 है, ठीक है? करंट ईयर 24 और यहाँ पे 1 जुलाई 24 डेथ हो गया, ठीक है? पिछला साल पूरा साल काम करके आपने 12 लाख का सेल्स किया था, ये सेल्स है आपका, उसमें आपका प्रॉफिट हुआ था 1,20,000, ठीक है? करंट ईयर में अप्रैल मई जून 3 महीने में आपने 3 लाख रुपए का सेल किया। 3 लाख नहीं, चलो 6 लाख रुपीस का सेल किया। ये सेल्स है आपका करंट ईयर का, तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे? यूनिफॉर्मिटी चलता है, जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पिछला साल किया होगा अज्यूम करेंगे वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेरा करंट ईयर चल रहा होगा। इफ उसको चेंज करना है तो क्वेश्चन खुद बोलेगा कि रिस्क फैक्टर है, कुछ प्लस करो या फिर कुछ माइनस करो। तो जो पिछला साल का प्रॉफिट परसेंटेज है उसमें हम कुछ प्लस माइनस कर देंगे एज पर द क्वेश्चन, राइट? अब इसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, राइट? फिर वही प्रॉफिट परसेंटेज विद सर्टेन एडजस्टमेंट्स इफ आस्क्ड बाय द क्वेश्चन, वो करने के बाद करंट ईयर का सेल्स में मल्टीप्लाई कर दोगे तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा ना। पिछला साल का प्रॉफिट परसेंटेज कितना? 10%, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा बिजनेस का? 6 लाख का 10% 60,000 प्रॉफिट होगा ना। बिजनेस का प्रॉफिट तो 60,000 होगा। अरे भाई पिछला साल 10% के हिसाब से कमाया आपने, तो 6 लाख का सेल्स में आप कितना परसेंट कमाओगे? 10%, कितना होगा?
इसी को बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। क्वेश्चन आपको सेल्स दे देगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेके टिल द डेट ऑफ डेथ, राइट। फिर अपने को क्या करना है, उस सेल्स पे प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो पूरा मंथ का नहीं होगा ना, साल का ही होगा। सेल्स मेरे को करंट ईयर जितने मंथ्स दिया हुआ है उतने मंथ्स का लेना है। प्रॉफिट परसेंटेज यूनिफॉर्मिटी के लिए तो पूरा एक साल का डेटा लोगे ना तुम, तो पूरा एक साल का डेटा लेना होता है। समझ में? ऑन द बेस ऑफ सेल्स। ऑन द बेस ऑफ सेल्स कैसे आइडेंटिफाई होगा, जब क्वेश्चन में करंट ईयर का सेल्स फिगर दिया हुआ रहे, मतलब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं अपन, कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। वो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा पिछले साल का। फिर नंबर 2, करंट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज भी चाहिएगा। करंट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज क्या लेंगे, कुछ नहीं बोला तो पिछले साल वाला ही, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंटेज विथ सर्टेन प्लस माइनस एडजस्टमेंट। इफ क्वेश्चन में दे दिया तो, एक क्वेश्चन बोलेगा 2% रिस्क है, 3% रिस्क है, 5% रिस्क है, तो रिस्क है तो ऐड करना पड़ेगा, ज्यादा कमाना होगा। और यदि कम करने बोलेगा, प्रॉफिट गिर गया तुम्हारा परसेंटेज, तो हम कम करके लेंगे, राइट। उसी को हम बोलते हैं प्लस माइनस एडजस्टमेंट। प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है। ये हो गया करंट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज। तो करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकलेगा फिर, इज इक्वल्स टू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज। तो इससे फर्म का प्रॉफिट आ गया। इसमें आप डिसीज पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिसीज पार्टनर का हिस्सा मिल जाएगा। फिर उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, या तो पीएनएल सस्पेंस होगा या फिर गेनर टू सैक्रिफाइसर। पीएनएल सस्पेंस कब होगा और गेनर टू सैक्रिफाइसर, यस, आई बात समझ में। इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का मतलब यूनिटरी मेथड। आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो पिछले साल तक आपका प्रॉफिट हुआ है ऑन एन एवरेज, उसी को एक यूनिफॉर्मिटी मान लेते हो। सपोज पिछले साल आपका प्रॉफिट था 12 लाख रुपए, करंट ईयर 3 मंथ्स बिजनेस हुआ, फिर एक पार्टनर का डेथ हो गया, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट फॉर करंट फर्स्ट 3 मंथ्स, यूनिटरी मेथड। पिछला साल 12 महीना काम करके आपने 12 लाख रुपए कमाया था, तो करंट ईयर 3 मंथ्स काम करके हमने कितना कमाया होगा, 3 लाख, यूनिटरी मेथड। लेकिन ये तो ये हो गया जब क्वेश्चन ये बोले कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ऐसा भी बोल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 इयर्स या 4 इयर्स। सबका ऐड करके एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या डिनोट करता है, 12 महीना में इतना प्रॉफिट तो होता ही है मेरा। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज 12 मंथ्स में इतना प्रॉफिट तो होता ही है। फिर उसको यूनिटरी मेथड लगा के करंट ईयर में टिल द डेट ऑफ डेथ जितने डेज या मंथ्स है उस पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों इजी है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है पता है, प्रीवियस 3 इयर्स या 4 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। ये समझना, सपोज ये मेरा करंट ईयर है, 1 अप्रैल 30 जून को किसी का डेथ हो गया, ठीक है। 3 महीना काम किया,
एक बोलेगा पिछला 4 साल या 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके बेसिस पे डिसीज पार्टनर का शेयर निकालो। तो यूनिटरी मेथड, पहले एवरेज निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट डिनोट्स माय 12 मंथ्स प्रॉफिट, फिर करंट पीरियड में जितने मंथ्स है उस पे प्रॉफिट निकालेंगे, राइट? वो तो इजी है। बट बोलेगा प्रीवियस 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, तब क्या करोगे? जब 5 साल दिया हुआ रहेगा तो तब तुम्हें प्रीवियस यहां से काउंट करना पड़ेगा। अगर 5 साल दिया तो जब डेथ हुआ उससे पहले का 4 साल। यस, जिस दिन डेथ हुआ है उस दिन से आपको 4 साल रिवर्स काउंटिंग करना है। आई बात समझ में? यानी यहां पे मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मली एवरेज भी होगा, या फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, इन दोनों में से एक होगा, या तो पिछला साल का प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। ये ऑन एन एवरेज 12 महीना का हो गया, डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ का आ गया, इनटू ड्यूरेशन टिल द डेट ऑफ डेथ। अब ये ड्यूरेशन डेज में भी हो सकता है और मंथ्स में भी। मंथ्स में होगा तो नीचे डिवाइडेड बाय 12 नहीं होगा, सॉरी मंथ्स में नहीं, डेज में होगा तो नीचे डिवाइडेड बाय 12 नहीं होगा, फिर 365 होगा। क्लियर है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। बस ये दो तरीके हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। वो क्वेश्चन खुद बोलेगा चीख चीख के, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सम आप जो बोल रहे साल के बीच में मर गया तो हम लोग को उसके पहले का 4 साल लेना पड़ता है, तो उसमें हम जो पहले का 4 साल लेगा उसमें 3 साल तो ठीक है, पूरा साल है, पर जो आधा करंट ईयर का लेंगे, आधा तो उसका अलग अलग प्रॉफिट नहीं। फिर उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज डेथ हुआ है 30 सितंबर, उस पूरा साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। अच्छा, वो 6 महीने। हाँ, मतलब पूरा साल का ही दिया हुआ रहेगा, अपने को सेग्रीगेशन क्वेश्चन में रहेगा डेटा, वो 6 महीने का डेटा दिया हुआ रहेगा। ये जो आप गेनर सैक्रिफाइस वाला बोला था, हम्म। उसमें गेनर सैक्रिफाइस में जो मर गया उसका आप लोग पहले साइड कर देगा ना, वैल्यू बचा हुआ का बस गेनर सैक्रिफाइस निकालेगा। नहीं, जो मर गया उसको जितना मिलना है वही उसको कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देगा। मतलब बेसिकली गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसको गेनिंग साइड कर देगा पर क्योंकि फ्यूचर में तो उसको ज्यादा मिलना है ना, रहेगा ही नहीं। और जो फ्यूचर में गेन कर रहा है उसको आज तो कम मिलना चाहिए ना, कंपनसेट करना चाहिए उसको। समझ में आया? ठीक है। डेथ के चैप्टर में बस यही एक नया चीज आपको सीखना है। एक तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना हमेशा चाहिएगा ही चाहिएगा। वो तो किस्मत अच्छा है, क्वेश्चन ऐसा सेट कर दे कि मरा है 1 अप्रैल को या 31 मार्च को, तो प्रॉब्लम ही नहीं। बट ऐसा कभी होगा नहीं, इतना भला मानुस तो है नहीं उन लोग कि ऐसा क्वेश्चन सेट कर देगा, फिर तो रिटायरमेंट का ही डाल देगा, राइट? डेथ का डाला तो ध्यान रखना सारे एडजस्टमेंट्स तो चाहिए, वो तो क्वेश्चन खुद ही बोलेगा, लेकिन इसके बारे में बोलो नहीं बोलो कुछ तो होगा इसका। आई बात समझ में? ग्रीन में हाईलाइटेड है, और कैसे करना और क्या अकाउंटिंग एंट्री होगा, क्योंकि मिस्टेक यहीं पे करते हो, सबसे ज्यादा अकाउंटिंग एंट्री में मिस्टेक करते हो। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें गलती मत करना। मेंशन नहीं किया होगा तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्या चीज मेंशन नहीं किया मतलब? आपने बोला हमने अरे वो डेटा उस हिसाब से रहेगा कि अपने को पता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट तो निकालना ही निकालना है। एक आधा क्वेश्चन देख लिया जाए डेथ का।
पार्टनरशिप ही बीएससी ने अकाउंट इधर बीएससी का मिल जाएगा क्लास तो होता ही सबसे बेस्ट और देखो एक क्वेश्चन कम से कम सीखते हैं आज। The partnership agreement of a firm consisting of 3 partners A, B and profit sharing ratio 2:1:1। डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा ना। And whose fixed capital, oh my god, fixed capital दिया हुआ है 10,000, 6,000 और 4,000। The partners be allowed interest at the rate 10% per annum on their fixed capital, but no interest will be allowed on undrawn profit or charged on drawings। कुछ नहीं भाई, फिक्स कैपिटल बोल ही दिया, वैसे भी तो हम उस पे इंटरेस्ट देते नहीं है बाकी अमाउंट पे, बस क्या चीज है, ड्राइंग्स पे नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, बस यही मेन काम करता। Upon the death of a partner, the goodwill of the firm be valued at 2 years purchase, number of year purchase दे दिया, of the average net profit, net profit कौन सा, after charging IOC for the 3 years to 31st December preceding the death of a partner, यानी till 31st December तक का ही प्रॉफिट लेना है। That an insurance policy of 10,000 each to be taken in individual names of each partner, the premium is to be charged against the profit of the firm। इसका मतलब सेपरेट लाइफ पॉलिसी हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, और बताओ ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आ रहा होगा, हमने सीधा एक्सपेंस ट्रीट कर लिया इसको, तो बैलेंस शीट में नहीं आ रहा होगा, तो अब सीधा हमें पैसा मिलेगा और सब पार्टनर में बांटना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो 10,000 रुपए तो जो पार्टनर मरेगा उसका तो बांट देंगे सब में, बाकी पार्टनर का सरेंडर वैल्यू, ठीक है। Upon the death of a partner, he is to be credited with his share of profit, interest on capital calculated upon 31st December following his death, ठीक है। देना है 31st दिसंबर तक का प्रॉफिट देना है, हिस्सा देना है, आईओसी देना है, सब कुछ देना है। शेयर ऑफ द पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर ऑन 31st दिसंबर, ये सब ज्ञान है, ये देना है, ये देना है, वो तो देना ही है, मरा है तो। Partnership books be closed annually on A died on 30th September 2022। Oh my God, मरा कब? और ईयर एंड होता है, इसका मतलब 9 महीना वो जिया है 9 महीना उसने हमारे साथ बिजनेस किया है, राइट? ठीक है जी, 9 महीना बिजनेस किया तो 9 महीने का ही प्रॉफिट सब कुछ निकालना पड़ेगा। आगे बोला है द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट ऑन 31st दिसंबर वाज 450। तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस है उसका, ये पूरा का पूरा हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एंड फ्रॉम द डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही हैड विथड्रॉन 3,000 फ्रॉम द बिजनेस, मतलब ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस हो जाएगा। An unrecorded liability of 2,000 was discovered on 30th September. It was decided to be recorded and be immediately paid off। ठीक है। रिवैल्यूएशन, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बढ़ाओगे तो लॉस किस में बढ़ेगा, तीनों पार्टनर में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तीनों पार्टनर एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग आईओसी हैज बीन एज फॉलोज, 19 का, 20 का, 21 का और 2022 का।
assuming the surrender value of the policy to be 20% of the sum assured, कितना हो गया? तो जो पार्टनर मरा है उसका भी सरेंडर वैल्यू देखना है क्या? उसका तो कंपनी में तो 10,000 ही आएगा, 10,000 में उसका हिस्सा मिलेगा उसको। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। ओल्ड रेशियो कहाँ है? 2:1:1। न्यू रेशियो कहाँ है? नहीं दिया। इसका मतलब ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो है। इसका मतलब प्रॉफिट जब बांटेंगे तो क्या करेंगे? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का यूज करोगे। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत? बनाने क्या बोला? नहीं, अरे कैपिटल बनेगा, एग्जीक्यूटर क्यों? वो तो बोला है कि एक एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा पैसा, ये बताओ। हाँ, ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब बनाने के लिए मुझे गुडविल कैलकुलेशन करना है। पॉइंट नंबर 1 में तो वही बोल रहा था ना। गुडविल कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट लेना है कितने साल का? 2 साल का। 2 इयर्स परचेज है, एवरेज तो 3 साल का लेना है। सबसे पहले गुडविल निकालेंगे। प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना साल का दिया हुआ है? तो हमें कौन सा लेना है? 1920। यस, 2022। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला था? कौन सा 3 साल लेना है? जिस साल मरा है उसका प्रीवियस 31 दिसंबर तक। मरा तो 2022 में है। यहां मरा है ना, तो हमें तो यहां का 3 साल लेना है प्रीवियस। फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ तो बोला ही नहीं है, पिछला 3 साल बोला है। ठीक है भाई। 2019, 20, 21। प्रॉफिट कौन सा लेना है? आफ्टर आईओसी। बट क्वेश्चन में कौन सा प्रॉफिट दिया है? कितना कितना? 96406740। आईओसी माइनस करना है। जब क्वेश्चन फिक्स कैपिटल का है तो हर साल आईओसी सेम होगा। कितना आएगा? अरे तीनों पार्टनर का कैपिटल को ऐड कर लो और एक बार में परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो। गुडविल 12,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो कौन मर रहा है? ए का शेयर कितना होगा? 6,000। ठीक है।
क्वेश्चन फिर से पढ़ो और देखो कि ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है। जो 31 दिसंबर को कैलकुलेट हुआ उस पे निकालना है, तो उसका उसमें उसका आईओसी आएगा, ईयर एंड पे ही हो जाएगा मतलब। आईओसी आएगा Upon the death of a partner, he is to be credited with his share of profit, IOC, calculated upon 31st December following his death. इसका मतलब उसी ईयर का उसके डेथ के बाद जो 31 दिसंबर आया है उस पॉइंट पे जो प्रॉफिट है उस पे उसका हिस्सा निकालना है। यानी आपको 9 महीने का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करोगे, पूरा साल का ही प्रॉफिट कंसीडर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट था कितना, 3670। लेकिन इसमें से पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा तो आईओसी चला जाएगा, पूरा पार्टनर्स का जाएगा आईओसी कितना, तो बचा 835। समझ में आया? देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग 31 दिसंबर बोला है, प्रीवियस 31 दिसंबर नहीं बोला। यानी जिस दिन डेथ हुआ उसके बाद का 31 दिसंबर का पोजीशन पे उसका हिस्से का प्रॉफिट निकालना है। क्लियर है? कोई यूनिटरी नहीं निकालना था। क्लियर? दो मेन डेटा चाहिए, वो निकाल दिया हमने। पॉलिसी तो निकाल, ठीक है निकाल लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं। 30 सितंबर 2022 कब डेथ हुआ था? 37 नहीं डेटा कब का दिया हुआ है? 1 जनवरी का दिया हुआ है ना। दस हजार, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा? अब प्रॉफिट हम 31 दिसंबर को ही तो दे रहे हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बोला यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ईयर एंड के प्रॉफिट पे आप दे रहे हो, डेथ होने के बाद पे पूरे साल भर का तो सब कुछ दे रहे हो आप, 9 महीना का नहीं दे रहे हो आप, पूरे साल का दे रहे हो। इसीलिए नॉर्मल पीएनएल अकाउंट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन यूज कर सकते हो आप। ठीक है, कितना दिया हमने? ठीक है, और क्या क्या दे रहे हैं? आईओसी भी तो दे रहे हैं। आईओसी कितना आएगा? गुडविल थोड़ी लिखेंगे, गेनर टू सेकंड, बीएनसी लिखेंगे ना। बाय बीएनसी गुडविल दिया कितना? बाय सेपरेट लाइफ पॉलिसी। अब इसमें क्या होगा देखो, एक तो 10,000 का पॉलिसी वो तो पूरा ही मिलना है, उसमें उसका हिस्सा कितना इंटू 2/4 5,000, तो वो तो उसको मिलना ही है। प्लस बाकी दोनों का जो पॉलिसी है 10,000 उसका सम सरेंडर वैल्यू कितना? एक का पॉलिसी का 2,000 है, 10,000 का 20% है ना, तो 2 जन का कितना हो गया? 4,000। 4,000 में इसको मिलेगा ना 2/4। अरे समझ में आया? एक उसका खुद का पॉलिसी था 10,000, उसमें उसका हिस्सा मिलेगा। बाकी बचा हुआ का जो पॉलिसी है 10,000 का, उसका आज का सरेंडर वैल्यू है 20%, यानी 20,000 का 20% 4,000, उसमें उसका हिस्सा भी तो मिलेगा ना उसको, तो कितना आ जाएगा? टोटल 7,000 रुपए मिलेगा उसको। ठीक है, फिर एक उसका करंट अकाउंट का बैलेंस था ना, क्रेडिट बैलेंस था,
तो उस क्रेडिट बैलेंस को मतलब लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देंगे। कितना? करंट अकाउंट में कुछ था क्या? और -450 450 3000 से माइनस में। अच्छा, ड्राइंग्स भी है। हाँ हाँ, तो इन शॉर्ट यहाँ पे बाई करंट अकाउंट लिख सकते हैं। बाई करंट अकाउंट कितना? 450 क्रेडिट बैलेंस था ना उसका, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तभी तो क्रेडिट बैलेंस क्लोज होगा। और उसने क्या किया था? ड्राइंग्स किया था। कितना? 3000 का ड्राइंग। फिर एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का भी तो पॉइंट था, उसको रिकॉर्ड करेंगे तो इसका कैपिटल कम होगा ना। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना? उससे फर्क नहीं पड़ता, जब डेथ होता है, ठीक है, तो आप अलग से करंट अकाउंट मत बनाओ, सब कुछ कैपिटल में करो। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब तो कंटिन्यू रहने वाला नहीं है, क्लोज ही करना है एट द एंड ऑफ द डे। पहले करंट में ट्रांसफर करोगे, फिर करंट से सारा बैलेंस कैपिटल में आएगा, तो डायरेक्टली कैपिटल से कर लो। करंट का बैलेंस तुम क्या करो? कैपिटल में डालो, तो जो भी बैलेंस होगा वो किसको चला जाएगा? ट्वेंटी वन 285। क्लियर है? मुझे पैसा ये वाला सेशन में ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं वैसा बोला। 3 महीने का फायदा हुआ। वो एग्रीमेंट में भी वैसा लिख रखा था, 3 महीने में, तो क्या कोई और मरता तो उसको भी तो फायदा होता। एक फायदा होता, बी मरता तो बी को भी तो फायदा होता। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 विल बी योर होमवर्क, ठीक है। बाकी रिमेनिंग और जो डिस्कशन है और जो डेथ का क्वेश्चन है, अब क्वेश्चंस करना है अपने को प्रैक्टिस। आप अच्छे से नोट्स को रिवाइज करके आना। नया कुछ भी नहीं सीख रहे हम सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना ही डेथ में नया है, बाकी नथिंग इज न्यू। जो अभी तक रिटायरमेंट में जो पढ़ा है वही कहानी रिपीटेटिव हो रहा है। इज इट क्लियर? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सेम कंसेप्ट है जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क रहेगा, फिर रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करते हैं। That's all for today.